कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बंदे जो होंगे वो अच्छे होंगे, प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी क्योंकि एसएससी ने जो है वो अपने मेंस की डेट्स जो है वो डिक्लेयर कर दी है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वो तैयारी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो चलिए आज उसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हुए अपन जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट जो जिनके ऊपर आपका लैंग्वेज टिका हुआ है, जहाँ से आपकी चीजें स्टार्ट होती हैं, उन चीजों को थोड़ा थोड़ा करके अपन जो है वो सीख लेते हैं। टॉपिक्स के ऊपर अपन बाद में जाएंगे, पहले ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं इनको कवर करना बहुत जरूरी होता है भाई। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं, यदि अपन जो आपके सामने शब्द लिखा हुआ है इंग्लिश की, तो इसके लिए चीज ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा कि जब इंग्लिश की बात आती है तो ये वाला जो है वो आपका होता है क्या, लैंग्वेज। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश की मैं यदि बात करता हूँ जब कभी भी, तो ये होता है आपका क्या, लैंग्वेज। और आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी अपने को किसी भी लैंग्वेज को सीखना हो या लैंग्वेज को पढ़ना हो, तो लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उनको अपन कहते हैं क्या, लेटर्स। और इन्हीं लेटर्स को जो है वो हिंदी के अंदर और आपका कहा जाता है क्या, वर्ण। तो obvious सी बात है कि वर्ण का नाम सबने सुना होगा और इन्हीं को जो है वो आपका लैंग्वेज के अंदर क्या कहा जाता है, लेटर्स। अब मैं बात करता हूँ कि लैंग्वेज के लेटर्स की, तो लैंग्वेज के अंदर जो टोटल लेटर्स होते हैं मेरे भाई इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो टोटल आपके लेटर्स जो है वो कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। यानी कि 26 लेटर्स जो होंगे वो आपके लैंग्वेज के अंदर होते हैं। इन्हीं लेटर्स के अंदर कुछ जो है वो आपकी दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। कुछ आपके स्वर होते हैं जिनको अपन वोवल्स कहते हैं, और कुछ यहाँ से जो है वो आपके होते हैं व्यंजन जिनको अपन कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ से मैं यदि इन्हीं लेटर्स को अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करूँ तो यहाँ से मेरे पास दो चीजें निकल के आती हैं। पहली चीज जो मेरे पास निकल के आती है वो क्या आते हैं, वोवल्स कहलाते हैं। और दूसरी चीज मेरे पास यहाँ से निकल के जो आएगी उनको अपन कहते हैं क्या, कॉन्सोनेंट्स। तो सीधी सी बात ये है कि वोवल्स जो होंगे वो आपके होते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट्स जो रहते हैं इनको अपन कहते हैं क्या, व्यंजन। अब मैं बात करता हूँ वोवल्स की। तो वोवल्स की यदि अपन बात करें तो टोटल अपने पास वोवल्स लैंग्वेज के अंदर कितने होते हैं, 5। और आपको पता होगा बच्चों कि आप छोटी क्लासेस के अंदर ये सारी चीजें सीख चुके हैं। तो वोवल्स की मैं यदि बात करूँ तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अपने पास वोवल्स होते हैं। इनको जो है वो अपन हिंदी के अंदर स्वर कहते हैं। तो ये 5 जो लेटर्स होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं, वोवल्स। अब बात आती है कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स की मैं यदि बात करूं तो रिमेनिंग 21 लेटर्स, यानी कि 26 में से जो आपके 21 लेटर बच गए, तो यानी कि जो रिमेनिंग 21 लेटर्स हैं, 21 लेटर्स जो हैं इनको अपन रखते हैं किसी कैटेगरी में, कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में। अब आप लोगों को लगता होगा कि मैं ये चीजें बिल्कुल बेसिक हैं, इस चीज को मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो सीजन ने क्वेश्चन उठाया था 2016 मेंस के अंदर पूछा गया था, वो आपका क्वेश्चन उठाया था इस पोर्शन में से। आप लोगों ने हिंदी के अंदर देखेगा, हिंदी के अंदर एक चीज जो है वो आपने देखी होगी, और उसको आप लोग हिंदी के अंदर एक नाम देते हो जिसको कहा जाता है आपके क्या, वर्णमाला। अब यही वर्णमाला जो है इसको अपन लैंग्वेज की यदि अपन बात करें तो इसी वर्णमाला को मेरे भाई अपन कहते हैं क्या, अल्फाबेट। यानी कि ये जो 26 लेटर्स होते हैं ना आपके, यहाँ पे जो मैंने 26 लेटर्स लिखे हैं, इन्हीं 26 लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसी कॉम्बिनेशन को अपन किसके नाम से जानते हैं, अल्फाबेट के नाम से। एसएससी यहाँ से पहला क्वेश्चन उठाता है। पहला क्वेश्चन उठाने का मतलब कि यदि मैं लैंग्वेज के अल्फाबेट की बात करूं, जैसे अपने अल्फाबेट जो है वर्णमाला को कहते हैं, वर्णमाला के अंदर आपके ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे के सारे वर्णमाला के अंदर रखे जाते हैं। अब देखिएगा मैं यदि बात करूं तो क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है, बात ये होती है कि जब आप बात करते हो इंग्लिश लैंग्वेज के, यानी कि किसी भी लैंग्वेज की बात कर लीजिए, किसी भी लैंग्वेज की यदि वर्णमाला की बात की जाएगी तो उसको अल्फाबेट कहते हैं। एक लैंग्वेज की वर्णमाला को आप प्लुरलाइज नहीं कर सकते हो, कहने का मतलब उसको क्या नहीं बनाया जा सकता, अल्फाबेट्स नहीं बनाया जा सकता। यानी कि यदि आपको एक से ज्यादा वर्णों की संख्या दिखानी हो तो ध्यान रखिएगा उनको आप लेटर्स कह सकते हैं, उनको क्या नहीं कहा जा सकता मेरे भाई, अल्फाबेट्स। यहाँ से जो एग्जाम्पल पूछा गया था वो देख लीजिएगा। एग्जाम्पल आपका कुछ हिसाब से पूछा गया था, जैसे मैं कहता हूं कि नेहास डॉटर, फिर मैंने कहा हैज लर्न द अल्फाबेट्स ऑफ
इंग्लिश, फिर आ जाते हैं एट द एज ऑफ 6। तो कहने का मतलब यहां से मैं यदि बात करता हूं तो आपके एरर का पोर्शन आता है, आपने देखा होगा एसएससी के अंदर। तो एरर का पोर्शन जो है इसको मैं देख लीजिए, यहां से इसको ये बांट रहा हूं, यहां से मैंने इसको ये वाला कर दिया, यहां से मैं इसको ये वाला कर देता हूं, और लास्ट में जो आपको पता होगा एक अपने पास पोर्शन जो है वो आता है, उसको अपन कहते हैं क्या, नो एरर। इसको मैं डी पोर्शन नाम दे देता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया आपका सी पोर्शन, इसको मैं दे रहा हूं आपका ए पोर्शन हो गया, और ये वाला जो है वो आपका कौन सा पोर्शन हो गया, बी पोर्शन। तो आप देखिएगा मैंने आपको कहा कि यदि आप किसी भी एक लैंग्वेज के वर्णों के समूह की बात करते हैं तो उसको अल्फाबेट्स नहीं लिखा जाएगा, उसको सिर्फ क्या लिखा जाता है, अल्फाबेट। तो कहने का मतलब यहाँ से इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज की बात करता हूँ, तो यहाँ से इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज थी, इसलिए इसका जो वर्णों का समूह होगा उसको अपन अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट्स कहना यहाँ से क्या होगा, गलत होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अल्फाबेट शब्द का प्लूरल बनाना गलत होता है। वो कब होता है, जब अपन एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और एक लैंग्वेज के वर्णों का जो समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं। और ये बात अपने दिमाग में अभी से डाल लीजिएगा कि अल्फाबेट शब्द का प्लूरल बनाना जो है वो क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना पोर्शन जो है वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो बेसिक सा बस बात आपको यही ध्यान रखना है कि अल्फाबेट्स लिखना जो होगा वो एक लैंग्वेज के वर्णों के लिए गलत होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब इसी कड़ी के जब अंदर जब अपन आगे चलते हैं तो यही जो आपके लेटर्स होते हैं, जो आपने लेटर्स अभी देखे हैं ए से लेकर जेड तक जो आपके लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं, इन्हीं लेटर्स को कंबाइन किया जाता है और कंबाइन करके यानी जोड़ के और एक आपके पास यूनिट तैयार होती है लैंग्वेज की, जिसको आप कहते हो क्या, वर्ड। तो वर्ड को जो है वो हिंदी के अंदर शब्द कहा जाता है। और यदि मैं वर्ड की बात करूं तो वर्ड को जो है वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है यानी कि सबसे छोटी इकाई। और सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी किसकी होती है, लैंग्वेज की। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट होने के साथ साथ ये जो वर्ड होता है इसका अपने आप में जो है वो एक क्या होता है, अर्थ होता है। यानी कि हिंदी के अंदर अगर आप बोलना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई जो है वो आपकी कहलाती है क्या, शब्द। और उसी को आप कहते हो क्या, वर्ड। तो कहने का मतलब आप लेटर्स को कंबाइन करते हो और उसको इस हिसाब से कंबाइन किया जाता है कि उसका अपने आप में क्या निकल जाता है, अर्थ निकल जाता है। जैसे हम आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दिलवा रहे हैं। मान लीजिए कि आपने शब्द जो आपका शब्द जो है वो लिखा ई ए आर, ओबवियस सी बात है कान को आप ईयर कहते हैं। यहां से मैं बात करूं तो एक लेटर ई, दूसरा लेटर हो गया ए, तीसरा लेटर हो गया आर, तीनों को मैंने कंबाइन किया और तीनों को कंबाइन करते ही एक मीनिंगफुल यूनिट जो है वो आपके सामने तैयार होती है। इसका अपने आप में जो है वो आप लोग क्या निकाल सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हो। मान लीजिए मैं आपको शब्द जो है वो देता हूं आपका क्या, लाइन। यहां से आप देखोगे तो एक एल हो गया लेटर, एक आई हो गया, एक ओ हो गया, एक एन हो गया। चारों लेटर आपस में कंबाइन हुए और आपको एक इकाई तैयार होती है और उसका अपने आप में अर्थ होता है। इसलिए ये को, लाइन को आप लोग जो है वो क्या बोल सकते हैं, वर्ड बोल सकते हैं। बट यहां से मैं यदि यही लेटर्स ले रहा हूं, देखिएगा इसी के लेटर्स ले रहा हूं, मैंने आपको कह दिया आई ओ एन और इसके बाद मैंने आपको कहा एल। अब देखिएगा लेटर्स तो सेम है, यहां से जो लेटर्स उठाए गए थे वो सेम लेटर्स हैं। बट यहां से हुआ क्या कि यहां तो अर्थ दे रहे थे लेकिन यहां से इनका जो है कॉम्बिनेशन तो हुआ, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अर्थ नहीं दे रहा है। तो इस इकाई को जो है वो आप लोग क्या नहीं बोल सकते हो, वर्ड नहीं बोल सकते हो। कहने का मतलब वर्ड क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसका अपने आप में एक अर्थ होता है। यानी कि यदि कोई भी आपका लेटर्स का कॉम्बिनेशन आपको एक अर्थ देता है तो वो जो इकाई होती है लैंग्वेज की वो आपकी कहलाती है क्या, वर्ड। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो वर्ड को उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी इकाई जिसका अपने आप में एक अर्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। चलिए यहां से आगे अगर अपन चलते हैं तो यही वर्ड्स जो हैं इनके कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं और कॉम्बिनेशन तैयार होकर यहाँ से अलग अलग जो है वो स्ट्रक्चर्स आपके लैंग्वेज के अंदर बनते हैं। तो कहने का मतलब वर्ड से कॉम्बिनेशन जो सबसे पहला तैयार होता है, इस कॉम्बिनेशन को जो है वो आपका कहा जाता है फ्रेज। और फ्रेज को हिंदी में जो है वो अपन वाक्यांश कहते हैं। यहीं से वर्ड से ही आपका दूसरा कॉम्बिनेशन जो निकल रहा है, इस कॉम्बिनेशन को जो है वो आपका कहा जाता है क्लॉज
और यहीं से जो है वो तीसरा कॉम्बिनेशन निकलता है। इन्हीं शब्दों के जरिए, इन्हीं वर्ड्स को कंबाइन करके तीसरा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जिसको अपन नाम देते हैं क्या, सेंटेंस। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी अपन वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो लैंग्वेज के अंदर 3 टाइप के स्ट्रक्चर आपके निकल के आते हैं। पहला स्ट्रक्चर है आपका फ्रेज, दूसरा स्ट्रक्चर है आपका क्लोज, एंड थर्ड वन जो आता है वो आपका क्या आता है, सेंटेंस। अब मैं आपको इनको अलग अलग डिफाइन कर देता हूं कि फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ये 3 चीजें बेसिकली बनती हैं जब अपन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। फ्रेज बनेगा, क्लोज बनेगा और उसके बाद में क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो यहां से तीनों चीजों का ध्यान रखिएगा कि वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फ्रेज बनेगा, क्लोज बनेगा, सेंटेंस बनेगा। ये 3 चीजें जब अपन शब्दों को कंबाइन करते हैं तो आप लोगों के सामने निकल के आती है। अब मैं यहां से आगे चलता हूं। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं फ्रेज को, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो यहां से मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूं। सबसे पहले फ्रेज का, फ्रेज एक्चुअली में होता क्या है। अब देखिए, यदि मैं फ्रेज का डेफिनेशन आपको देता हूं तो फ्रेज जो है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यदि मैं फ्रेज के डेफिनेशन की बात करूं तो फ्रेज जो होगा वो आपका क्या होगा, कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपका होता है किनका, शब्दों का, यानी कि वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहां से आप लोगों के सामने एक चीज क्या आती है कि सर कॉम्बिनेशन जो है वो आपका सेंटेंस के अंदर भी वर्ड्स का होता है, जिसको आप वाक्य कहते हैं, और उसके अलावा क्लोज में भी आपका कॉम्बिनेशन जो है वो वर्ड्स का होता है। तो फिर इन चीजों में डिफरेंस क्या होता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एक ऑर्डिनरी जो आपका स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में सबसे पहली चीज यही उठती है कि फ्रेज भी आपका कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, सेंटेंस भी कॉम्बिनेशन है, क्लोज भी कॉम्बिनेशन है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में जो है वो आपका डिफरेंस कहां पे पैदा होता है। तो वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने आपको डेफिनेशन दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन जो है वो वर्ड्स का होता है, और एक इसके अंदर खास चीज और ही होती है मेरे भाई कि ये जो आपका वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है ये आपका हमेशा क्या रहता है, मीनिंगफुल रहता है, यानी इसका अपने आप में क्या होता है, अर्थ होता है। बट ये जो आपका मीनिंगफुल, ये जो आपका फ्रेज होता है ये आपको अर्थ तो देता है, लेकिन अर्थ जो है वो आपका कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि अर्थ जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इनकम्प्लीट। यानी कि जो आपको यहां से बताना चाहता है जो चीज, उससे आप चीजों को समझ तो जाएंगे, लेकिन जो अर्थ होगा वो कंप्लीटली आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे आप सेंटेंस में करते हैं ना, जैसे सेंटेंस वाक्य होता है, जैसे मैंने कहा कि राम खाना खाता है, सीता घर जाती है, तो इनमें जो है वो एक पूरा कंप्लीट एक होल आइडिया आपको मिलता है। लेकिन फ्रेज आपको एक होल आइडिया नहीं देती, आपको सिर्फ अर्थपूर्ण एक स्ट्रक्चर देती है। मैं देखिएगा आपको डिफाइन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। मीनिंगफुल होता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है। अब यहां से देखना भाई, मैं आपको एक छोटा सेंटेंस देता हूं। मैंने कहा कि he is, और फिर हो गया आपका eating, और फिर आपका हो गया क्या, food। तो इसका मतलब हो गया कि वह खाना खा रहा है। अब देखिए यहां से क्या होता है कि मैं यहां से 2 चीजें हटा रहा हूं। एक तो मैंने यहां से he को रिप्लेस, he को यहां से रिमूव कर दिया, एक मैंने यहां से आपको किसको कर दिया, food को। अब देखिएगा यहां से आपके पास एक चीज जो है वो बच गई क्या, is बच गई, और एक आपके पास जो है वो क्या बच गया, eating। तो is eating का मतलब खा रहा है, क्योंकि इजमार जो है वो आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे यूज करते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहां पे लगता है, कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो यहां से आपको ये तो पता है कि खा रहा है, लेकिन आप यहां से ये नहीं बता सकते कि कौन खा रहा है या फिर क्या चीज जो है वो खाई जा रही है। उसके लिए यहाँ पे तो आपको जो जोड़ना पड़ेगा वो क्या जोड़ना पड़ेगा, ही, और यहाँ पे जो है वो आपको जोड़ना पड़ेगा क्या, फूड। तो अब ये जो चीज है वो आपको कंप्लीट आइडिया दे रही है। बट यहां से इतना जो पोर्शन था, इज ईटिंग, ये वाला पोर्शन आपको कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा है, और ये वाक्य का अंश है, वाक्य का हिस्सा है। तो इसको जो है वो आप क्या बोल सकते हैं, फ्रेज बोल सकते हैं। चलिए मैं फिर से आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा ये कैट इज ऑन द टैप, ठीक। अब देखिए यहां से पूरा आइडिया क्या है कि बिल्ली जो है वो आपकी कहां पर है, टेबल पर। ये आपको कंप्लीट जो आइडिया है वो आपको एक सेंटेंस दे रहा है। बट एक काम करते हैं, यहां से मैं इसको हटाता हूं लेकर,
ठीक है। और यहां से मैंने आपको किसको हटा दिया, दैट को। अब देखिएगा आपके पास ऑन द टेबल ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बचता है। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करूं तो इसमें देखना तीन शब्द है, एक तो शब्द हो गया ऑन, एक हो गया द और एक हो गया क्या, टेबल। तो अब यहां से क्या होगा, तीन शब्द हैं, अर्थ भी दे रहे हैं, अर्थ देने का मतलब टेबल पर, लेकिन आप यहां से ये नहीं बता सकते कि टेबल पर क्या है, टेबल पर क्या चीज रखी हुई है। ये बताने के लिए आपको इसके साथ में कुछ जो शब्द है वो ऐड करने पड़ेंगे। तो देखिएगा जैसे मैं यहाँ से कुछ शब्दों को जो है उसके साथ ऐड करता हूँ। मैंने कहा कि द, फिर हो गया कैन, फिर हो गया इज ऑन द टेबल। लेकिन मैं जो इतना पोर्शन है इसके अंदर शब्द हैं, अर्थ दे रहे हैं, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको जो है मैं क्या बोल सकता हूँ, एक फ्रेज बोल सकता हूँ। तो कहने का मतलब यदि मैं फ्रेज की बात करूँ तो फ्रेज आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मीनिंगफुल तो होता है, आपको अर्थ भी देता है, लेकिन वो अर्थ कंप्लीट नहीं दे पाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को अपन इंग्लिश लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं, फ्रेज के नाम से। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि फ्रेजेस जो होंगी वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स की आती हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां से आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी सेंटेंसेस आपके फॉर्म होते हैं, सेंटेंसेस बनते हैं, तो वो फ्रेजेस के जरिए ही बनाए जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब अलग अलग उनको पार्ट्स में डिवाइड करो, तो यदि उनके स्मॉलेस्ट पार्ट निकालोगे तो एक एक वर्ड निकाल सकते हो। यदि वर्ड्स का कॉम्बिनेशन निकालो तो वहां से क्या निकल जाएंगी, फ्रेजेस निकल जाएंगी। अब मैं यदि बात करूं तो यहां से फ्रेजेस जो है वो बेसिकली आपके सामने 8 टाइप की आएंगी, यानी कि 8 टाइप्स जो आपकी फ्रेजेस हैं वो होती हैं। मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि 8 अलग अलग टाइप की फ्रेजेस जो होंगी वो कौन सी होंगी। सबसे पहले आपके पास जो फ्रेज आती है उसको आपका कहा जाता है कौन सा फ्रेज, नाउन फ्रेज, ठीक है। दूसरा जो यहां से आपके पास फ्रेज आएगा उस फ्रेज को आपका कहा जाता है क्या, वर्ब फ्रेज, ठीक है। तीसरा जो यहां से आपके पास फ्रेज आता है, इस फ्रेज को जो है वो आपका कहा जाता है कौन सा फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। चौथा जो यहां से आपके सामने फ्रेज आएगा एडजेक्टिव फ्रेज के बाद में, यहां से जो फ्रेज आता है इस फ्रेज को अपन कहते हैं कौन सा फ्रेज भाई, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज के बाद में पांचवा जो आपके पास यहां से फ्रेज आता है, इस फ्रेज को आपका कहा जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसके बाद में आप आगे चलते हैं तो 6 नंबर पे जो आपका फ्रेज आएगा उस फ्रेज को अपन कहते हैं जेरेंट फ्रेज। जेरेंट फ्रेज के बाद में 7वें नंबर पे जो फ्रेज आता है इस फ्रेज को आपका कहा जाता है इंफिनिटिव फ्रेज। और लास्ट वन जो आपका 8वें नंबर पे जो आपका फ्रेज आएगा इस फ्रेज को अपन कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज, ठीक है। तो यहां से अपन देखते हैं तो बेसिकली आपके सामने 8 टाइप की फ्रेजेस आएंगी, जिनमें सबसे पहला मेरे पास फ्रेज आता है नाउन फ्रेज, दूसरा फ्रेज रहता है वर्ब फ्रेज, तीसरा रहता है एडजेक्टिव फ्रेज, चौथा रहता है एडवर्ब फ्रेज, पांचवा जो रहता है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज, छठा रहेगा जेरेंट फ्रेज, सातवां रहता है इंफिनिटिव फ्रेज और आठवां रहता है एब्सोल्यूट फ्रेज। यहां से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, इनको जो है वो डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आइडिया देता हूं कि जेरेंट क्या होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो आपका सेंटेंस के अंदर जो एक्ट करता है नाउन की तरह, यानी कि ये होता तो एक्चुअल में वर्ब का फॉर्म है, लेकिन क्वालिटी जो पजेस करता है वो क्वालिटीज किसकी होती है, नाउन की। इन्फिनिटिव के बारे में मैं आपको आइडिया देता हूँ कि इन्फिनिटिव जो है वो आपका क्या होता है। इन्फिनिटिव की अगर अपन बात करें तो इन्फिनिटिव आपके सामने आता है बेसिकली क्या बनके, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में जो आपके सामने जो आइडेंटिटी आती है वो आती है आपकी क्या, इन्फिनिटिव फ्रेज। यानी इन्फिनिटिव जो होगा वो 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है, और इससे संबंधित जो फ्रेज होता है उसको अपन कहते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज। फिर आती है आपकी एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज जो है ये आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा एब्सोल्यूट फ्रेज एक्चुअल में होता क्या है। तो एब्सोल्यूट फ्रेज के अंदर जो है वो आपका पार्टिसिपल का यूज होता है। जिन बच्चों को सीजीएल की तैयारी कर रहे हो वो अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि पार्टिसिपल आपका क्या होता है,
डिटेल में अपन आगे बढ़ेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर है, डोंट वरी, आपका ज़ेन का, इंफिनिटिव का, पार्टिसिपल का पूरा का पूरा डिफाइन करूंगा अच्छे तरीके से, इजीली समझ में आ जाएगा। यहां से सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिएगा कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, नाउन की तरह काम कर रही हो, तो ज़ेन होगा इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आता है। और एब्सोल्यूट फ्रेज जो है वो आपके पार्टिसिपल का यूज करके जो फ्रेज बनाई जाती है सेंटेंसेस के अंदर, उसको जो है वो अपन नाम देते हैं कौन सा फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज। तो ये आपके 8 टाइप की फ्रेजेस होती हैं। मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया देता हूं यहां से कि ये फ्रेजेस जो हैं वो सेंटेंस में कैसे काम करती हैं। चलिए अब एग्जांपल्स के जरिए समझ लेते हैं। ये एग्जांपल्स के जरिए अपन समझेंगे तो चीजें जो है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। मैं देखिएगा छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं। मैंने कहा कि मोहन्स मदर इज ए डॉक्टर। दूसरा मैं कहता हूं सीमा इज कुकिंग, और फिर हो गया आपका क्या। तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, द वेदर इज वेरी, फिर हो गया आपका हॉट। नेक्स्ट वन मैंने लिया सीमा इज रनिंग, फिर मैं कहता हूं वेरी फास्ट। नेक्स्ट वन जैसे मैंने कहा वॉकिंग विद माय dog is my hobby। उसी को मुझे लेकर काम देखिएगा। मैंने कहा कि to walk with my dog is my hobby। फिर मैं आपको कहता हूँ having taken breakfast, she went to her office। छोटी छोटी चीजें हैं, आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगी। यहां से मैं सबसे पहले ये वाला सेंटेंस ले रहा हूं। यदि आप सेंटेंस को चेक कर पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा, मैं इनको जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मोहन्स मदर, दो शब्द हैं, एक तो मोहन्स और एक आपका क्या हो गया मदर। यहाँ से मैं यदि बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका नाउन है वो आपका क्या है, मदर। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ से मैं यदि बात करता हूँ तो मोहन की माता जी। अब देखिएगा यहाँ से मैं यदि मोहन्स को हटा देता हूँ तो ये यहाँ से पजेसिव केस बना हुआ है, तो यहाँ से आप मदर इज ए डॉक्टर, तो आपको यहाँ से बताना पड़ेगा कि किसकी मदर जो है वो डॉक्टर। यहाँ से मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया क्या, मोहन्स मदर। तो अब यहाँ से शब्द तो दो हैं, लेकिन यहाँ से यदि आप देख पा रहे हो तो ये वाला जो आपका शब्द है, यानी ये जो है वो मेन वर्ड है, यानी मुख्य शब्द है, तो ये आपका नाउन है, शब्द दो हैं, तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो आपका काम करेगा कौन सा फ्रेज की तरह, नाउन फ्रेज की तरह। यानी कहने का मतलब जिस भी फ्रेज में हेडवर्ड जो है वो आपका नाउन हो, मुख्य शब्द है, हेडवर्ड यानी कि मुख्य शब्द जो है वो यदि नाउन हो तो उस फ्रेज को अपन कहते हैं नाउन फ्रेज। यहाँ से देखिएगा मैंने लिखा है इज कुकिंग। इज कुकिंग की यदि आप बात करते हैं तो एक तो वर्ब हो गया इज, एक हो गया क्या कुकिंग, दो शब्द हो गए, दोनों के दोनों वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, तो इस पोर्शन को जो है वो मैं आपका कह सकता हूँ कौन सा फ्रेज, वर्ब फ्रेज। उसी हिसाब से आगे चलिएगा। आगे यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वेरी, और इसके बाद में दिया हुआ है क्या, ऑफ। यदि मैं वर्ब की बात करता हूँ तो ये वाला हो गया आपका गर्म के लिए, वेरी का मतलब बहुत ज्यादा, ये शब्द इसको डिफाइन कर रहा है। बट एडवर्ड की बात करूँ तो हॉट है, और ये वाला जो है वो आपका किसकी तरह काम कर रहा है,
एडजेक्टिव की तरह। तो ये वाला जो होगा वो आपका फ्रेज, क्योंकि दो शब्दों की सहायता से बना हुआ है, तो इस फ्रेज को जो है मैं आपका बेसिकली बोल सकता हूँ कौन सा फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। आगे चलिएगा, सीमा इज रनिंग वेरी फास्ट। तो यहाँ से यदि आप देख पा रहे हैं तो सीमा जो है वो बहुत तेज दौड़ रही है। तो यहाँ से देखना कि तेज है और उसके बाद में वेरी यानी कि बहुत तेज है, दौड़ने का तरीका बता रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है, फास्ट तो एडवर्ब हो गया। तो यहाँ से यदि मैं बात करूं तो एडवर्ब जो है, जो हेड वर्ड है वो आपका कौन हो गया, फास्ट। ये दो शब्द आपस में जुड़ गए और एडवर्ब हेड वर्ड है, तो ये वाला फ्रेज जो होगा वो आपका कैसा फ्रेज हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। यहीं से आगे चलिएगा, वॉकिंग विद माई डॉग, मेरे डॉग के साथ चलना है, घूमना, मेरी क्या है, हॉबी। हेडवर्ड देखिएगा क्या है, वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी यानी कि घूमना, तो ये वाला यहाँ पर काम करेगा सेकंड की तरह। तो ये वाला पूरा का पूरा जो यहाँ से फ्रेज हो जाएगा, ये फ्रेज कौन सा हो जाएगा, सेकंड फ्रेज। आगे देखिएगा, टू वॉक विद माई डॉग यानी कि मेरे डॉग के साथ घूमना, तो यहाँ से टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विद माई डॉग पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन देखिएगा वर्ड्स का। तो ये वाला जो है वो इतना पोर्शन आपका हो गया इंफिनिटिव, और इस फ्रेज को जो है मैं बेसिकली आपका क्या कह सकता हूँ, इंफिनिटिव फ्रेज। आगे चलिएगा, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपका लिखा गया है पार्टिसिपल की सहायता से। थोड़ा सा आइडिया आप ले लीजिएगा, आप लोग जो है उसे लेके तैयारी कर रहे हैं, पार्टिसिपल क्या होता है इसका थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। तो ये वाला पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, पार्टिसिपल का यूज किया हुआ है, तो यहाँ से ये वाला जो फ्रेज होगा वो आपका कहलाएगा कौन सा फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज। ठीक है, यहीं से आपका एक फ्रेज जो है वो आपका और रह जाता है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा देखिएगा। जैसे मैंने कहा इज ऑन द टेबल, यहाँ से यदि अपन बात करते हैं तो ऑन जो है वो प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। आगे शब्द रह हो गया, वो क्या हो गया, टेबल हो गया। तीन है, फ्रेज बन रहा है, तो यहाँ से हेडवर्ड जो है वो आपका यहाँ से प्रीपोजिशन काम करेगा। तो इस ये जो पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ से बनता है, इस कॉम्बिनेशन को जो है वो अपन कह सकते हैं कैसा फ्रेज बने, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो आपके लिए सीधा सा फंडा क्या है कि फ्रेज क्या होता है, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, इजीली चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि फ्रेज क्या होता है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे पाता है। वो जो आपका कॉम्बिनेशन लेटर्स का बनता है उसको अपन कहते हैं फ्रेज। फ्रेज अपने सामने बेसिकली 8 टाइप की आएंगे, नाउन फ्रेज, उसके बाद में वर्ब फ्रेज, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, फिर आएगा जेरंड फ्रेज, फिर आएगा आपका इंफिनिटिव फ्रेज, और फिर आता है आपका कौन सा फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज। एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं, यहाँ से इस चीज को जो है वो पोज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे चलते हैं तो यहां से मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो आपका होता है क्या, क्लोज, और एक जो चीज आती है आप लोगों के सामने वो क्या आता है, सेंटेंस। ये दो चीजें आप लोगों के सामने आएंगी। आप देखिएगा यहां से जो है वो क्लोज और सेंटेंस, देखा जाए तो चीज एक ही होती है। एक ही चीज होने का मतलब कि जब भी अपन क्लोज की बात करते हैं या सेंटेंस की बात करते हैं तो दोनों चीजें जो है वो चीज एक ही होती है, बस एक मेजर डिफरेंस होता है जिसका आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से क्या होता है, देखिएगा डिफरेंस कहाँ पे आता है। मैं सबसे पहले किसी भी क्लोज का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। कोई भी क्लोज जो रहेगा उसके अंदर एक तो आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, सब्जेक्ट की, और एक क्लोज के अंदर जरूरत पड़ती है मेरे भाई किसकी, वर्ब की। तो एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया तो क्या बन गया, क्लोज बन गया। सेम यही चीज जो है वो आपका सेंटेंस के अंदर होती है। एक आपका रहेगा क्या, सब्जेक्ट, और एक आपका रहेगा क्या, वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, दोनों को कंबाइन किया और आपके पास ये क्या आती है, सेंटेंस। अब बात ये आती है कि भाई जब दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो फिर एक को क्लोज नाउन क्यों और दूसरे को सेंटेंस नाउन क्यों किया गया। चलेगा, उसी का जो है वो सोल्यूशन कर देते हैं। मैं यदि क्लोज की बात करूं तो क्लोज जो है वो आपके दो कैटेगरी के अंदर बांटे गए। एक तो क्लोज जो है वो आपका होता है किस कैटेगरी का, डिपेंडेंट कैटेगरी का, ठीक है।
और दूसरा जो क्लोज रहता है वो आपका क्लोज रहता है इंडिपेंडेंट कैटेगरी। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज उठती है कि जी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। अब डिपेंडेंट को जब आप हिंदी में देखते हो तो डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित, यानी कि किसी दूसरे के ऊपर क्या रहने वाला, निर्भर रहने वाला। जबकि मैं इंडिपेंडेंट की बात करता हूं तो इंडिपेंडेंट जो है वो किसी दूसरे के ऊपर अपना अर्थ देने के लिए क्या नहीं रहता है, आश्रित नहीं रहता है। अब यहीं से जो चीज निकल के आती है वो देखिएगा